गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का मैं डॉक्टर वीएन पांडे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके तृतीय प्रश्न पत्र डेवलपमेंटल बायोलॉजी के तीसरी यूनिट में हम लोग आज पढ़ेंगे एनिमल क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग शब्द ग्रीक शब्द क्लॉन से लिया गया है, KLON, क्लॉन। क्लॉन का अर्थ होता है ब्रांच या शाखा। क्लोनिंग का अर्थ ये है कि किसी की प्रतिलिपियां तैयार करना, उसी के जैसे उसके अनेक रूप तैयार करना। जैसे पेड़ एक शाखा से अनेक शाखाएं बनाता है, उसी प्रकार से किसी एक जीव के या किसी अंग के या उसके किसी जीन के अनेक प्रतिरूप तैयार करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। ये ऐसी एक तकनीक है जिसके द्वारा वैज्ञानिक जीन्स की, कोशिकाओं की या जंतुओं की प्रतिलिपि तैयार करते हैं। क्लोनिंग 3 प्रकार की हो सकती है। किस चीज़ की क्लोनिंग कर रहे हैं, किसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, इसके आधार पर क्लोनिंग 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली तो जीन क्लोनिंग। किसी जीन की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाएं, अनेक कॉपीज़ तैयार की जाएं, तो ये जीन क्लोनिंग कहलाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR नाम की तकनीक इस प्रक्रिया में काम में ली जाती है। व्यवहार में जीन क्लोनिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में, हार्मोन्स के और ड्रग्स के निर्माण में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है ऑर्गन क्लोनिंग। इसको थेरेप्यूटिक क्लोनिंग या चिकित्सा आधारित क्लोनिंग भी कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि विभिन्न कारणों से अनेक लोगों के अलग अलग अंग नष्ट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं या नाकारा हो जाते हैं, काम नहीं करते। इसका कारण एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं, और इसके कारण से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके अंग या तो काम नहीं कर रहे हैं, या सामान्य विकसित नहीं हुए हैं, या नष्ट हो गए हैं, या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे लोगों का उपचार या समाधान अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर होना चाहिए, स्वस्थ डोनर, हेल्दी डोनर, जो कि अपना एक अंग किसी रेसिपिएंट को या किसी ग्राही को दे सके। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है डोनर का प्राप्त हो पाना। कोई भी अपना अंग आसानी से देना नहीं चाहता, लोग अंग दान करने में संकोच करते हैं। दूसरी समस्या आती है, अगर डोनर या दाता मिल भी जाए तो उसका अंग प्राप्तकर्ता के अंगों से मैच करेगा या नहीं, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है, क्योंकि ऊतकों में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसको हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनके कारण एक व्यक्ति के ऊतक दूसरे व्यक्ति में शरीर में मैच नहीं करते। अगर ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, वो अंग वहाँ स्थापित नहीं हो पाता है, उसको शरीर रिजेक्ट कर देता है। शरीर का इम्यून सिस्टम फॉरेन ऑर्गन को, दूसरे के अंग को निकाल देता है। ये दूसरी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इन दोनों समस्याओं के कारण अंगों का प्रत्यारोपण एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई है। एक तो अंग मिलता नहीं, और मिल जाता है तो वो मैच नहीं करता, मैचिंग नहीं करता। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान ये है कि अंगों का क्लोन तैयार कर लिया जाए और उस क्लोन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का
किडनी अगर कार्य नहीं कर रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के कुछ कोशिकाओं को ले करके उनको कल्चर करके और उनके द्वारा उसी व्यक्ति की किडनी तैयार कर ली जाए और वो उसी व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में ना तो डोनर ढूंढने की समस्या रहेगी और ना ही टिश्यू मैचिंग की समस्या आएगी, क्योंकि उसी की कोशिकाओं से, उसी व्यक्ति की कोशिकाओं से उसका अंग बनाया गया है, इसलिए उसका शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक तरह से थेरेपेटिक क्लोनिंग है, चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें अंग का प्रत्यारोपण कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है बिना डोनर के। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की क्लोनिंग, जिसको एनिमल क्लोनिंग या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं। ये संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार करने की विधि है। इसके लिए दो मेथड्स हैं। इसमें किसी भी जीव का संपूर्ण शरीर, संपूर्ण का जीव ही उत्पन्न किया जाता है। एक तरह से प्रजनन ही मान सकते हैं। जिस तरह से प्रजनन से दूसरा जीव उत्पन्न हो सकता है, यहाँ क्लोन करके दूसरा जीव उत्पन्न किया जा रहा है। इसकी दो तकनीकें हैं, एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक कहलाती है और दूसरी न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक कहलाती है। सबसे पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक के बारे में पढ़ते हैं। इसको ट्विनिंग भी कहते हैं, इसी को ब्लास्टोमर सेपरेशन भी कहते हैं, इसी को एम्ब्रियो क्लोनिंग भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जो जाइगोट है वो टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट की अवधारणा पहले आपको बताई थी, ऐसी कोशिकाएं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकें। तो जाइगोट टोटीपोटेंट है, ये किसी भी जीव के समस्त ऊतकों का निर्माण और समस्त पूरे जीव का निर्माण कर सकता है। जाइगोट का जब प्रारंभिक विभाजन होता है तो लगभग 3 विभाजन तक जो ब्लास्टोमर उत्पन्न होते हैं उनमें भी टोटीपोटेंसी का गुण रहता है। वो भी पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण करने में सक्षम रहते हैं। अगर उसी अवस्था में, अर्थात 8 कोशिका की अवस्था में या 16 कोशिका तक की अवस्था में अगर ब्लास्टोमर्स को अलग कर दिया जाए, एक एक कोशिका अलग कर दी जाए, तो वो एक एक कोशिका एक एक जाइगोट के रूप में काम करेगा। और उसको अगर किसी तैयार या रेडी यूटरस में स्थापित कर दिया जाए तो वो भ्रूण की तरह विकास करके पूरे जीव को निर्माण कर सकेगा। तो ये सिद्धांत है जिसका उपयोग ट्विनिंग में या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक में किया जाता है। प्रकृति में सामान्यतया जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, समान जुड़वा, वो इसी तरह से बनते हैं। शरीर के भीतर गर्भ में किसी कारण से ब्लास्टोसिस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं अर्ली स्टेजेस में, जैसा मैंने बताया 8 कोशिका या 16 कोशिका की अवस्था में। तो उस अवस्था में इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक एक भ्रूण बना लेता है और इस तरह से आइडेंटिकल ट्विन्स उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों का जीनोम सेम होता है, एक जैसा होता है और इस तरह से इनको होमोजाइगस ट्विन्स कहते हैं। और ये प्रकृति में सामान्य तौर पर ये होता है। इसकी प्रैक्टिकल उपयोगिता जंतुओं में की जाती है। कैटल ब्रीडिंग में वहाँ एम्ब्रियो फ्रीजिंग टेक्निक और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ब्लास्टोमर्स को सेपरेट करके उनको फ्रीज करके रख सकते हैं, इसको एम्ब्रियो फ्रीजिंग कहते हैं। लंबे समय तक वो ब्लास्टोमर सुरक्षित रखे जा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें इम्प्लांट किया जा सकता है और इम्प्लांट करके नए जीव का गर्भ में विकास कराया जा सकता है। तो ये कैटल डेवलपमेंट के लिए तकनीक उपयोग में ली जाती रही है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की। वहाँ हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था, ये न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है। इसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का है।
पहला है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक, इसको रोजलिन टेक्निक भी कहते हैं। रोजलिन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक या रोजलिन टेक्निक, और दूसरी न्यूक्लियर इंजेक्शन टेक्निक या होनोलुलु टेक्निक। तो रोजलिन टेक्निक की सबसे पहले बात कर देते हैं। इस तकनीक में एक डिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल अर्थात शरीर की सामान्य कोशिका जो कि वेल डिफरेंशिएटेड हो गई है, किसी कार्य विशेष के लिए इस पूरी तरह से उसमें विशेष गुण प्राप्त हो गए हैं, जैसे इंटेस्टाइन की कोशिका, एपिथेलियम की कोशिका, मांसपेशी की कोशिका, ये सब डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ऐसी कोशिका का न्यूक्लियस दूसरी कोशिका में स्थापित किया जाता है। ये डोनर सेल हो गया, बॉडी का एडल्ट सेल या सोमैटिक सेल, और दूसरी कोशिका ई न्यूक्लिएटेड एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका में से उसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है वो तो अंड कोशिका का है, और जो न्यूक्लियस है वो वयस्क कोशिका का है। ये दोनों मिल करके जो कोशिका बनाएंगे वो एक तरह से फ्यूज्ड सेल कहलाएगी। दो कोशिकाओं का मिला जुला रूप होगा, एक का साइटोप्लाज्म है और एक का न्यूक्लियस है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस हमने एडल्ट सेल से निकाला था, ज्यों ही उसको अंडे की कोशिका में रखते हैं तो इस न्यूक्लियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। रीप्रोग्रामिंग में इसका सारा डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाता है और ये फिर से जाइगोट के न्यूक्लियस की तरह व्यवहार करने लगता है। और जाइगोट की न्यूक्लियस की तरह व्यवहार करने का मतलब है कि उसके बाद विभाजन प्रारंभ हो जाएगा और भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। जो नया भ्रूण बनेगा उसके लक्षण वही लक्षण होंगे जिस जीव से न्यूक्लियस प्राप्त किया जा रहा है। जिस जीव का अंड कोशिका प्राप्त किया गया है उसका लक्षण उसमें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अंड कोशिका का न्यूक्लियस पहले ही निकाल दिया गया था। इस तकनीक का, न्यूक्लियस ट्रांसफ़र तकनीक का सबसे पहले थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप में प्रस्ताव हैंस स्पीमैन ने प्रस्तुत किया था। हैंस स्पीमैन वही हैं जिन्होंने इंडक्शन के बारे में कई अनुसंधान किए थे, प्रारंभिक लेक्चर्स में आपको बताया था। 1938 में इन्होंने अपनी पुस्तक में न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक के परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि इस तरह से किया जा सकता है, एडल्ट न्यूक्लियस को एग न्यूक्लियस में डाला जा सकता है और एग को ग्रो कराया जा सकता है। ये उनकी अवधारणा थी, कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट उस समय इस मामले में नहीं पाई गई थी। 1952 में 1952 में रॉबर्ट किंग और थॉमस ब्रिग्स, इन दोनों ने इस जो अवधारणा स्पीमैन ने दी थी उस अवधारणा को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें तैयार की, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल डेवलप किए कि किस प्रकार से ये क्रिया की जा सकती है। उसके बाद गोल्डन 1969 में इन्होंने मेढक के मामले में सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का उपयोग किया। मेढक की एपिडर्मिस की कोशिका और मेढक की एग कोशिका जिसमें से अंडे का न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, तो न्यूक्लियस निकली हुई एग कोशिका और एपिथेलियम की न्यूक्लियस, इन दोनों को उन्होंने सफलतापूर्वक मिक्स किया था और परिणाम स्वरूप भ्रूण का विकास हुआ था और नॉर्मल टैडपोल का डेवलपमेंट हुआ था। ये एम्फीबिया में प्रयोग किया था गोल्डन ने 1969 में।
इसके बाद 1981-82 में चूहों में कुछ इस तरह के प्रयोगों की बात आई थी जिन पर बाद में विवाद उत्पन्न हो गया और वो प्रयोग स्वीकार्य नहीं हुए। इसका अगला प्रयोग हुआ 1996 में। इयान विल्मुट थे और उनके साथी लोग इंग्लैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में अनुसंधान कर रहे थे। इन्होंने इस तकनीक का उपयोग करके पहली बार बड़े स्तनधारी अर्थात भेड़ को जन्म दिया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। 14 फरवरी 2003 तक ये जीवित थी और इसने अपने जीवन में सफलतापूर्वक 2 बार प्रजनन भी किया था। पहली बार इसका जो मेमना हुआ था उसको बोनी नाम दिया था। उसके बाद 3 और मेमने इसके उत्पन्न हुए थे। डॉली के बारे में कुछ और बता दें कि इसका जीवन काल कम रहा था, 96 से 2003 तक, और इसमें कई बीमारियां भी पाई गई थीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस जंतु से वयस्क कोशिका ली गई थी, न्यूक्लियस लिया गया था, क्योंकि वो 6 वर्ष की आयु की भेड़ थी, इसलिए माना जाता है कि जो डॉली है इसका न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस से इसका जन्म हुआ वो 6 वर्ष की उम्र का था। इसलिए डॉली जन्म के समय ही 6 वर्ष की अवस्था थी, इसीलिए इसका पूरा जीवन काल अपेक्षाकृत कम रहा। ये एक संभावना लोग व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में 2012 में कश्मीर में, भारत में, नूरी नाम की बकरी का न्यूक्लियर सेल ट्रांसफ़र के द्वारा जन्म दिया गया। यहाँ इस चित्र में डॉली के जन्म के बारे में बताया गया है। ऊपर मदर 2 लिखा हुआ है, नीचे मदर 1 लिखा हुआ है। मदर 2 का एग लिया गया, उसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया गया। मदर 1 का मेमरी ग्लैंड की सामान्य एडल्ट कोशिका ली गई। यहाँ बीच में देखेंगे दोनों कोशिकाओं को फ्यूज़ किया गया, जो मिला दिया गया, और उसके बाद ये कोशिकाएं एम्ब्रियो बनी। एम्ब्रियो को इस मदर 3 लिखा हुआ है, इसके गर्भाशय में इस एम्ब्रियो को स्थापित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप ये डॉली का जन्म हुआ। तो ये डॉली के जन्म के यहाँ चित्र बताया गया है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का, जिसको हम रोजलिन तकनीक कह रहे हैं फ़िलहाल, इसका मेथोडोलॉजी क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टेप में रेसिपिएंट सेल अर्थात एग सेल में से न्यूक्लियस निकालना होता है। इसके लिए सबसे पहले एग सेल को कोल्चिसिन नाम के विलयन में रख देते हैं। कोल्चिसिन की विशेषता है कि ये कोशिका के भीतर माइक्रोट्यूबुल्स के निर्माण को रोकता है, माइक्रोट्यूबुल्स को विखंडित कर देता है, उसको अव्यवस्थित कर देता है। माइक्रोट्यूबुल्स कोशिका का साइटोस्केलेटन कहलाता है। तो इसके अव्यवस्थित हो जाने से केंद्रक स्वतंत्र हो जाता है, केंद्रक को अब निकालना आसान हो जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियस को एक माइक्रोपिपेट की सहायता से सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से एग में से न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया गया। अब ये एग सेल रेसिपिएंट के तौर पर, ग्राही के तौर पर तैयार हो गई है। दूसरा स्टेप होता है डोनर कोशिका का चुनाव करना। डोनर कोशिका वो कोशिका है जिससे न्यूक्लियस लिया जाना है। पीछे वाले में तो न्यूक्लियस निकाला गया, हटाया गया, रिमूवल किया गया। जिसका न्यूक्लियस प्रयोग में लिया जाना है उसको डोनर सेल कहते हैं। डोनर सेल प्रारंभिक प्रयोग जिन लोगों ने किए थे उन्होंने एम्ब्रियोनिक सेल्स ली थीं, और तब उस तकनीक को एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहा गया था। एम्ब्रियोनिक सेल अर्थात ब्लेस्टुला की कोशिकाएं
वो कोशिकाएं पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं हुई रहती हैं और उनको लेकर के और एग सेल के साथ फ्यूज कराया गया था। ये क्रिया एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहलाती थी। एडल्ट सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में एडल्ट सेल ली जाती है, वयस्क कोशिका ली जाती है और उसमें से न्यूक्लियस प्राप्त किया जाता है। डॉली का एडल्ट सेल से ही, मेमोरी ग्लैंड से ही न्यूक्लियस प्राप्त किए गए थे। तीसरा स्टेप है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब जो डोनर सेल है और जो रेसिपिएंट सेल है, दोनों कोशिकाओं को एक ही पेट्री डिश में कल्चर मीडियम में रख देते हैं और उसमें हल्का सा विद्युत प्रवाह करते हैं। इस विद्युत प्रवाह के परिणाम स्वरूप दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स, ज्वाइनिंग ऑफ द टू सेल्स, दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका बना लेती हैं और उसमें अब डोनर का न्यूक्लियस है। अगला स्टेप कल्चर का है। अब ये जो फ्यूज सेल बन गई, जो मिली जुली कोशिका बन गई है, इसको कुछ समय के लिए कल्चर मीडियम में रख करके कल्चर करते हैं और उसके बाद इसको मादा के गर्भ में, यूटेरस में स्थापित कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। मादा को इम्प्लांट के लिए तैयार करने के लिए उसके यूटेरस को रेडी होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। इसके लिए उस फीमेल को पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। उन हार्मोन्स के द्वारा यूटेरस की एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, तैयार हो जाती है। ऐसी अवस्था को स्यूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। जब बिना गर्भ के ही यूटेरस उस स्थिति में तैयार हो जाए, वो स्यूडो प्रेगनेंसी की स्थिति कहलाती है। तो ऐसी अवस्था में तैयार फीमेल के यूटेरस में इस सेल को, फ्यूज्ड सेल को स्थापित कर दिया जाता है और वहाँ वो ग्रो करके भ्रूण का निर्माण करते हैं और बाद में भ्रूण को जन्म देते हैं। तो ये थी रोजलिन तकनीक। दूसरी तकनीक होनोलुलु तकनीक है। हवाई यूनिवर्सिटी के टेरुहिको वाकायामा ने इस तकनीक को खोजा था। ये रोजलिन तकनीक के समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सभी स्टेप्स एक समान हैं, मात्र एक स्टेप डिफरेंट है। यहाँ पर रोजलिन तकनीक में दोनों कोशिकाओं को मिक्स करने के लिए उनको कल्चर मीडियम में रख करके उसमें हल्का सा विद्युत प्रवाह किया गया था। होनोलुलु टेक्निक में ये विद्युत प्रवाह नहीं किया जाता है, सीधे ही जो दाता कोशिका है उसका न्यूक्लियस निकाल करके और ग्राही कोशिका में इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर देते हैं और इस तरह से वही परिणाम प्राप्त हो जाता है। ये तकनीक अधिक सफल रहती है अपेक्षाकृत रोजलिन तकनीक के, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के फ्यूज होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके महत्व की बात कर लेते हैं। अनुसंधान में और अध्ययन में तो इसका महत्व है ही। किस प्रकार से सेल का डिफरेंशिएशन होता है, उस मैकेनिज्म को अध्ययन करने में, उसको समझने में, किस प्रकार से डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन होता है उसको समझने में इनका उपयोग किया जाता है, इनका प्रयोग है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के रोगों की स्थिति में अंगों का प्रत्यारोपण अगर करना हो तो अंगों के निर्माण में इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है। पशुओं की ब्रीडिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। उच्च नस्ल के अच्छी वैरायटी के पशु उत्पन्न करने के लिए एक ही अच्छी वैरायटी के पशु के जो ब्लास्टोमर्स हैं, जितने कोशिकाएं उतने भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं और इस तरह से अच्छी नस्ल के पशुओं का निर्माण किया जा सकता है। मानव में भी जो
निसंतान दंपति होते हैं जिनका किसी कारण से संतान नहीं है, ऐसे लोगों में भी ये संतान प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये क्लोनिंग के विभिन्न आयाम हैं। कोई प्रश्न हो तो बच्चों अवश्य पूछेंगे। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है, इसके नैतिक पक्ष भी हैं, एथिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि अनेक लोग इसको मानते हैं कि क्योंकि जीवन देना ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय विधान है, इसलिए मनुष्य नया जीवन उत्पन्न करने का इस तरह का अनुसंधान करता है, तो ये अनैतिक मानते हैं काफ़ी लोग। दूसरी बात, इससे ये भी हो सकता है कि कई लोग अपने बहुत से क्लोन्स तैयार कर लें, और ये भी एक नई तरह की नैतिकता की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या बन सकती है। तो इस तरह से जहाँ इस तकनीक के अनेक लाभ हैं, वहीं कई लोग इसके नुकसान की भी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।